नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भारत सिंगापुर मध्यस्थता शिखर सम्मेलन मेकिंग मीडिएशन मेन स्ट्रीम रिफ्लेक्शन फ्रॉम इंडिया एंड सिंगापुर को संबोधित किया। गुजरात उच्च न्यायालय ने लाइव स्ट्रीमिंग के नियम जारी किए। लोकपाल से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा निदेशक की नियुक्ति लंबित। एक अध्ययन के मुताबिक मध्याह्न भोजन के दीर्घकालिक प्रभाव दिखाई दिए। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक नीति संचरण ने पोस्ट एक्सटर्नल बेंचमार्क में सुधार किया। और अब खबरें विस्तार से। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भारत सिंगापुर मध्यस्थता शिखर सम्मेलन मेकिंग मीडिएशन मेन स्ट्रीम रिफ्लेक्शंस फ्रॉम इंडिया एंड सिंगापुर को संबोधित किया। इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मध्यस्थता को प्रत्येक स्वीकार्य विवाद के समाधान के लिए अनिवार्य प्रथम कदम के रूप में रेखांकित किया। भारत मध्यस्थता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जो कि सिंगापुर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, इसका एक हस्ताक्षर करता है। यह अभिसमय मध्यस्थता के माध्यम से विवाद समाधान को कानूनी समर्थन प्रदान करता है। मध्यस्थता एक वैकल्पिक विवाद समाधान है, यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन या एडीआर प्रक्रिया है। इसमें एक तटस्थ तृतीय पक्ष या जिसे कहें कि मध्यस्थ होता है, जो कि विवादित पक्षों के साथ एक बैठक करता है। इस बैठक में उनके विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते तक पहुंचने में उनकी सहायता करने का प्रयास करता है। भारत में मध्यस्थता को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक है न्यायालय द्वारा संदर्भित मध्यस्थता। इसे भारत में न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत लंबित किसी मामले की मध्यस्थता के लिए किया जाता है। मध्यस्थता के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए वर्ष 2005 में उच्चतम न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति यानी MCPC की स्थापना की, जिसे मीडिएशन एंड कंसीलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी भी कहा जाता है। और दूसरी है निजी मध्यस्थता। इसके तहत एक योग्य कर्मचारी एक निश्चित शुल्क के आधार पर मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। मध्यस्थता के लाभ ये होंगे कि ये विवाद को निपटाने का एक लागत प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। मुकदमेबाजी की तुलना में ये तीव्र प्रक्रिया है। मध्यस्थता सहयोग और समझ को बढ़ावा देती है, न्यायालय में होने वाली देरी को कम करती है। भारत में लगभग 43,000 मध्यस्थता केंद्र हैं। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2005 से अब तक 3.22 मिलियन मामलों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा चुका है। इसके अलावा मार्च 2021 तक मध्यस्थता के माध्यम से 10 लाख मामलों का समाधान किया जा चुका है। गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रत्यक्ष प्रसारण के नियम जारी किए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने गुजरात उच्च न्यायालय की कार्रवाई के प्रत्यक्ष प्रसारण का शुभारंभ किया। साथ ही उच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष प्रसारण के नियम भी जारी किए। गुजरात उच्च न्यायालय अपने स्वयं के प्रत्यक्ष प्रसारण नियम जारी करने वाला प्रथम उच्च न्यायालय बन गया है। ऐसे नियम जारी करने वाला दूसरा उच्च न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालय है। इन नियमों का उद्देश्य खुली अदालत, पारदर्शिता, न्याय तक पहुँच और व्यापक जनहित के सिद्धांतों को प्रभावी और व्यापक बनाना है। नियमों के तहत वैवाहिक विवादों और लैंगिक उत्पीड़न तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध और किशोर न्याय, शासकीय गुप्त बात अधिनियम आदि से जुड़े मामलों के प्रत्यक्ष प्रसारण को निषिद्ध किया गया है। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे विशिष्ट मामलों पर सार्वजनिक विमर्श में वृद्धि से कई लोगों के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा करने के न्यायालय के कर्तव्य पर लोकप्रिय निर्णय के प्रभावी होने का जोखिम रहता है। 24 घंटे इंटरनेट और विद्युत कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाओं से संबंधित चुनौतियां भी हैं। तकनीकी कार्यबल की कमी बनी हुई है और भारत में डिजिटल अंतराल और निरक्षरता व्याप्त है। इसके लिए कई पहलें की गई हैं, जैसे स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत के उच्चतम न्यायालय वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया था कि न्यायालय की कार्रवाई व्यापक जनहित में प्रत्यक्ष रूप से प्रसारित की जाएगी। ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना की संकल्पना न्यायालयों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सक्षम बनाकर भारतीय न्यायपालिका के रूपांतरण के दृष्टिकोण से की गई थी। उच्चतम न्यायालय की ई समिति ने न्यायिक कार्रवाई के प्रत्यक्ष प्रसारण और रिकॉर्डिंग के लिए अपने प्रारूप आदर्श नियम जारी किए हैं। लोकपाल से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा निदेशक की नियुक्ति लंबित। लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए एक राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी ओम्बुड्समैन है। अधिनियम के अनुसार एक जांच निदेशक की नियुक्ति की जाएगी। ये निदेशक संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होगा और इसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये लोकपाल द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को निर्दिष्ट प्रारंभिक जाँच के कर्तव्य का निर्वहन करेगा। हालांकि लोकपाल
वर्ष 2019 में अस्तित्व में आया था, लेकिन अभी तक जांच निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है। हालांकि सीवीसी को प्रारंभिक जांच आरंभ करने के लिए मामले या शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। लोकपाल अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो लोकपाल का अधिकार क्षेत्र प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य और क, ख, ग एवं घ समूह के अधिकारियों तक विस्तारित है। लोकपाल एक अध्यक्ष सहित अधिकतम 8 सदस्यों वाला निकाय है। इसमें 4 सदस्य न्यायिक होंगे। शेष 4 सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से होंगे। इसमें चयन समिति भी होगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश या सीजीआई द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का एक वर्तमान न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होंगे। एक अध्ययन के मुताबिक मध्याह्न भोजन के दीर्घकालिक प्रभाव दिखते हैं। ये अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा निष्पादित किया गया। इस अध्ययन में इस सामूहिक आहार ग्रहण कार्यक्रम के प्रभावों का अपनी तरह का प्रथम अंतर पीढ़ीगत विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो मध्याह्न भोजन योजना वर्ष 2006 और वर्ष 2016 के बीच लंबाई और आयु संबंधी जेड स्कोर में भारत द्वारा प्राप्त किए गए 13 से 32% सुधार से संबंध थी। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर पर मध्याह्न भोजन और अगली पीढ़ी में ठिगनेपन यानी स्टंटिंग के मामलों में कमी के बीच एक गहरा संबंध है। ये महिलाओं की शिक्षा, प्रजनन क्षमता और उनके द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग के माध्यम से संभव हुआ है। ठिगनापन वो शारीरिक स्थिति है जब किसी बच्चे की लंबाई उसकी आयु की तुलना में कम होती है। मध्याह्न भोजन योजना वर्ष 1995 में आरंभ की गई थी। इसके तहत सरकारी विद्यालयों में बच्चों को मुफ्त पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। ये भोजन 450 किलो कैलोरी की न्यूनतम ऊर्जा से युक्त होता है। वर्ष 2011 तक बजट में विस्तार के साथ और उच्चतम न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन के बाद मध्याह्न भोजन के कवरेज में 46% तक की वृद्धि हुई थी। आइए अब आपको बताते हैं कि कुपोषण की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए हैं। इसके लिए समेकित बाल विकास सेवाएं, इसके अंतर्गत अनुपूरक पोषण कार्यक्रम, विकास निगरानी और संवर्धन, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। और दूसरा है पोषण अभियान, जिसे वर्ष 2017 में आरंभ किया गया था। ये बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच पोषण में सुधार के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय पोषण मिशन है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से। भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार नीति संचरण ने पोस्ट एक्सटर्नल बेंचमार्क में सुधार किया है। मौद्रिक संचरण वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक द्वारा नीतिगत दर में परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों और मुद्रास्फीति में दिखाई देता है। पहले आरबीआई ने सभी बैंकों के लिए अस्थिर दरों के ऋणों यानी फ्लोटिंग रेट लोन्स को खुदरा ग्राहकों से तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों को एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ना अनिवार्य कर दिया था। अस्थिर ब्याज दर वो ब्याज दर है जिसका मान बाजार के अनुसार घटता बढ़ता है। बैंक 4 एक्सटर्नल बेंचमार्क में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। पहला है रेपो रेट, दूसरा है ट्रेजरी बिल से प्राप्त 3 महीने के प्रतिफल यानी यील्ड पर, तीसरा है ट्रेजरी बिल से प्राप्त 6 महीने के प्रतिफल या फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी की गई कोई अन्य बेंचमार्क ब्याज दर। वर्तमान में ऋणों पर ब्याज दरें बैंक की निधि आधारित ब्याज दर की सीमांत लागत से जुड़ी होती है। इसे सीमांत लागत आधारित ऋण दर यानी MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट के रूप में जाना जाता है। MCLR वो न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक ऋण दे सकते हैं। एक्सटर्नल बेंचमार्क को सबसे पहले वर्ष 2018 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने प्रस्तावित किया था। नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों की संचित कटौती की प्रतिक्रिया में बैंकों की एक वर्ष की मेडन MCLR में फरवरी 2019 से जून 2021 के दौरान 155 BPS यानी आधार अंकों की गिरावट हुई है। अब आपको बताते हैं कि प्रभावी नीति संचरण से क्या लाभ होंगे। ये नीतिगत उद्देश्यों की तीव्र और बेहतर प्राप्ति के लिए जरूरी है। संचरण की जटिलता के विरुद्ध उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती है। प्रभावी नीति संचरण बैंक ऋण उत्पादों में पारदर्शिता में सुधार करता है। आइए अब जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में जो प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिल्सा मछली गंगा नदी से फरक्का बैराज के निर्माण जैसे कारणों से लुप्त हुई। इस मछली को अब 3 दशक के बाद पहली बार पकड़ा गया है। हिल्सा मछली को तेनुआ लोसा इलिशा के नाम से भी जाना जाता है। हिल्सा एक समुद्रापगामी यानी एंड्रोमस मछली है। एंड्रोमस मछली उन्हें कहा जाता है जो अंडे देने के लिए लवणीय जल से अलवणीय जल में प्रवास करती हैं। उदाहरण के लिए बंगाल की खाड़ी से पद्मा, जमुना और मेघना नदियों में आती है।
हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान के साथ इसके संरक्षण पर कार्य किया जा रहा है। डोपलर रडार। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुंबई में एकमात्र डोपलर रडार ने कार्य करना बंद कर दिया था। ये रडार मौसम के प्रतिमानों और पूर्वानुमानों का सर्वेक्षण करता है। ये रडार बीम के संचारित होने और रडार पर पुनः वापस आने के लिए आवश्यक समय का अवलोकन करने से मौसम पूर्वानुमान विभागों को वातावरण में वर्षा की बूंदों को देखने और दूरी को मापने की क्षमता रखती है। डोपलर रडार विशिष्ट है क्योंकि ये लक्ष्यों की स्थिति के साथ साथ उनकी गति के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है। इससे ये वर्णित करना संभव हो जाता है कि वर्षा रडार की ओर बढ़ रही है या रडार से दूर जा रही है। पेगासस स्पाईवेयर। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि पेगासस नामक एक स्पाईवेयर उपकरण का भारत में पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी करने के लिए उपयोग किया गया था। इस स्पाईवेयर को एक इजरायली फर्म एनेस्टो ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है। एनेस्टो ग्रुप एक तेल अवीव स्थित साइबर सुरक्षा कंपनी है जो निगरानी प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता रखती है। पेगासस फोन या अन्य डिवाइस के सुरक्षा फीचर्स में प्रवेश करने के लिए जीरो डे एक्सप्लॉइट्स की एक श्रृंखला प्रदान करता है। जीरो डे एक्सप्लॉइट्स पूरी तरह से अज्ञात सुभेद्यता है और इसके लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। पेगासस स्पाईवेयर के बारे में आप और थोड़ा डिटेल में पढ़ लें, ये पीटी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। एनबी ड्राइवर, नेबरहुड ड्राइवर। एनबी ड्राइवर एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित गणितीय मॉडल है। इसे आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है ताकि कोशिकाओं में कैंसर उत्पन्न करने वाले परिवर्तनों की पहचान की जा सके। एनबी ड्राइवर एल्गोरिदम कैंसर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार आनुवंशिक परिवर्तनों को इन दो विभेदों द्वारा निर्धारित करता है। पहला है ड्राइवर उत्परिवर्तन जो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने में सक्षम बनाते हैं और दूसरा है पैसेंजर उत्परिवर्तन जिनका रोग की बढ़ोतरी पर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। इसके संभावित लाभ नए औषध लक्ष्यों की खोज करना है और लक्षित व्यक्ति को सही समय पर उचित औषधि देने में मदद करना है। OECD FAO एग्रीकल्चरल आउटलुक रिपोर्ट 2021 से 2030। ये रिपोर्ट राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर कृषि जिन्सों, मत्स्य तथा जैव ईंधन बाजारों के लिए 10 वर्ष की संभावनाओं का एक आम सहमति युक्त मूल्यांकन प्रदान करती है। साथ ही भविष्योन्मुखी नीति विश्लेषण और योजना के लिए एक संदर्भ के रूप में कार्य करती है। इस आउटलुक की अवधि वर्ष 2030 में समाप्त हो रही है, इसलिए रिपोर्ट के अनुमान उन क्षेत्रों का भी सुझाव देते हैं जहाँ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ध्यान देने की जरूरत है। इसमें अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान अति सामान्य विकास नीतियों का अनुसरण करते हुए वर्ष 2030 तक विशेष रूप से शून्य भुखमरी पर सतत विकास लक्ष्य 2 को प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण होगा। विंटेज मोटर वाहन। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे विंटेज वाहनों की विरासत को बढ़ावा देने और उन्हें संरक्षित करने के लिए भारत में विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप प्रदान किया है। इन नियमों के बारे में बात करें तो नए पंजीकरण के लिए VA श्रृंखला, विशिष्ट पंजीकरण चिन्ह जैसी प्रमुख विशेषताओं के साथ एक परेशानी मुक्त प्रक्रिया प्रदान करना है। इन नियमों में उन सभी 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को विंटेज मोटर वाहनों के रूप में परिभाषित किया जाएगा जो अपने प्रथम पंजीकरण की तिथि से 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली आधुनिक भारत की प्रथम महिला थी जो वर्ष 1886 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित चिकित्सक बनी थी। आपको बता दें कि वर्ष 1886 में एक अन्य भारतीय महिला आनंदी गोपाल जोशी भी पेंसिल्वानिया के वुमेन मेडिकल कॉलेज से प्रथम प्रशिक्षित चिकित्सक बनी थी। कादम्बिनी गांगुली वर्ष 1889 के 5वें अधिवेशन में 6 महिला प्रतिनिधियों के भाग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली महिला स्पीकर भी थी। उन्होंने वर्ष 1906 में बंगाल के विभाजन के बाद कलकत्ता में महिला सम्मेलन का आयोजन भी किया था। रुक्माबाई राउत। वर्ष 1864 में जन्मी रुक्माबाई राउत भारत की शुरुआती महिला चिकित्सकों में से एक थी और एक नारीवादी थी। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। दादाजी भीखाजी बनाम रुक्माबाई वाद 1885 पर आधारित वर्ष 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अधिनियमन के पीछे वे एक प्रमुख कारण थी।
आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। त्रिपोली लीबिया की राजधानी है। ये भूमध्य सागरीय तट के साथ उत्तर पश्चिमी लीबिया में स्थित है। ये देश का सबसे बड़ा शहर और प्रमुख बंदरगाह है। मानस राष्ट्रीय उद्यान। असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान ने 20 वर्षों में बाघों की आबादी में 0 से 48 तक की उत्तम वृद्धि दर्ज की है। ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये यूनेस्को का प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व है। ये हिमालय की गिरिपद में स्थित है और भूटान में रॉयल मानस नेशनल पार्क से सटा हुआ है। साइबेरिया लगातार तीसरे वर्ष भीषण वनाग्नि की चपेट में है। ये रूस और उत्तरी कजाकिस्तान का विशाल क्षेत्र है। ये संपूर्ण उत्तरी एशिया का निर्माण करता है और अपनी कठोर सर्दियों के लिए विख्यात है। साइबेरिया पश्चिम में यूराल पर्वत से लेकर पूर्व में प्रशांत महासागर तक और आर्कटिक महासागर से दक्षिण की ओर उत्तर मध्य कजाकिस्तान की पहाड़ियों और मंगोलिया और चीन की सीमाओं तक विस्तृत है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए, आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए, टीकाकरण अवश्य करवाइए और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।